हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। जैसे कि आप लोग को पता है कि हम कर रहे हैं वन शॉट ऑफ सर्कल लेसन और आज हमारा पार्ट 3 है वन शॉट वीडियो का। ओके, बहुत बच्चे शायद ये सोच रहे होंगे कि ये वन शॉट वीडियो है, लेकिन इसके तीन पार्ट्स आ रहे हैं। तो जैसे कि आपको खुद को भी पता है कि सर्कल लेसन थोड़ा सा बड़ा लेसन है, तो इसको एक ही वीडियो में कंप्लीट करना ये मेरे से तो नहीं होगा, क्योंकि मैं तो आपको बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन कर रही हूँ। ठीक है, तो अगर किसी ने सर्कल लेसन को हाथ भी नहीं लगाया होगा ना, सच बोल रही हूँ, ये आप वन शॉट वाली सीरीज देखो, आपको पूरा सर्कल लेसन आ जाएगा, यानी कि पूरे सर्कल लेसन के कॉन्सेप्ट्स आ जाएंगे। तो मैं आपको छोटे से छोटा कॉन्सेप्ट भी बता रही हूँ। ओके, तो इसलिए थोड़ा सा वीडियो क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है, इसके थोड़े से पार्ट्स भी ज्यादा हो रहे हैं, लेकिन जो ये वीडियो फॉलो कर रहे हैं डेफिनेटली उनको पता होगा कि मैं कितना डिटेल में पढ़ा रही हूँ। चलो स्टार्ट करते हैं, बकवास कम करते हैं। तो यहाँ पे देखो, मैंने अब तक प्रैक्टिस सेट 3.1, प्रैक्टिस सेट 3.2 और प्रैक्टिस सेट 3.3 ये तीनों प्रैक्टिस सेट के सारे कॉन्सेप्ट्स करा दिए हैं। आज हमारा फाइनल पार्ट होने वाला है और इसमें हम लोग प्रैक्टिस सेट 3.4 के सारे कॉन्सेप्ट्स करने वाले हैं। ओके, और हम लोग देखने वाले हैं इंस्क्राइब्ड एंगल। इंस्क्राइब्ड एंगल के बारे में सब कुछ देखेंगे, उसके बाद हम लोग साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के बारे में सब कुछ देखेंगे। तो ये दो मेन टॉपिक आज हम लोग करेंगे, दैट इज इंस्क्राइब्ड एंगल एंड साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं व्हाट इज इंस्क्राइब्ड एंगल। जैसे आपको सेंट्रल एंगल पता चल गया होगा, राइट? तो अभी इंस्क्राइब्ड एंगल देखते हैं। तो यहाँ पे देखो, इंस्क्राइब्ड एंगल ऐसा एंगल है जिसका वर्टेक्स जो है वो कहाँ पे होता है, सर्कल के ऊपर होता है। ओके, ध्यान से सुनो क्या बोल रही हूं मैं। इंस्क्राइब्ड एंगल ऐसा एंगल है जिसका वर्टेक्स जो है ना, एंगल का जो वर्टेक्स है वो कहाँ पे होता है, सर्कल के ऊपर होता है। तो वैसे एंगल को हम लोग इंस्क्राइब्ड एंगल बोलते हैं। और आपको पता है इंस्क्राइब्ड एंगल की खासियत क्या होती है कि जो इंस्क्राइब्ड एंगल के जो आर्म्स होते हैं, यानी कि एंगल के जो आर्म्स होते हैं, तो वही इंस्क्राइब्ड एंगल के जो आर्म्स होते हैं ना, वो क्या होते हैं, सर्कल के कॉर्ड होते हैं। तो बस वैसे एंगल को इंस्क्राइब्ड एंगल बोलते हैं। अगर अभी तक नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, देखो मैं बताती हूँ, फिर से बताती हूँ। इंस्क्राइब्ड एंगल की दो खासियत होती है। क्या दो खासियत है कि इंस्क्राइब्ड एंगल का जो वर्टेक्स है वो कहाँ पे होता है, सर्कल के ऊपर होता है। ठीक है, ऑन द सर्कल। इंस्क्राइब्ड एंगल का जो वर्टेक्स है वो कहाँ पे होता है, सर्कल के ऊपर होता है। और जो इंस्क्राइब्ड एंगल है ना, उसके जो दोनों आर्म्स है, आर्म्स क्या होता है मैंने बताया है। ठीक है, तो अभी आपको मतलब कि आपको अगर आप कोई कॉन्सेप्ट भूल रहे हो ना, तो फिर से उसको क्या करो, बार बार देखो और उसको रिकॉल करते रहो। तो देखो, जो इंस्क्राइब्ड एंगल है ना, उसके आर्म्स जो है, उसके जो दोनों आर्म्स जो है ना, वो क्या होते हैं, सर्कल के कॉर्ड होते हैं। तो बस वैसे एंगल को ही हम इंस्क्राइब्ड एंगल बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे आ जाओ, मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको एक एंगल दिख रहा होगा, दैट इज एंगल PDQ। PDQ भी बोल सकते हो, या फिर इस एंगल को आप लोग ADB भी बोल सकते हो। ठीक है, एंगल ADB बोल देते हैं। तो यहाँ पे देखो, ये जो एंगल ADB जो है ना, ये क्या है, हमारा इंस्क्राइब्ड एंगल है। ये हमारा क्या है, इंस्क्राइब्ड एंगल है। अब ये इंस्क्राइब्ड एंगल क्यों है, क्योंकि सबसे पहले तो देख लो, इस एंगल का जो वर्टेक्स है, यहाँ पे देख लो, इस एंगल का जो वर्टेक्स है वो कहाँ पे है, सर्कल के ऊपर है, यानी कि सर्कल के सर्कमफ्रेंस के ऊपर है, बरोबर। और यहाँ पे देखो, ये जो एंगल है, ये जो एंगल है, इसके जो दोनों आर्म्स है, इस एंगल के जो दोनों आर्म्स है, देख लो, ये जो आर्म है और ये जो आर्म है, इस एंगल के जो दोनों आर्म्स है वो क्या है, सर्कल के कॉर्ड है। इसलिए ये जो एंगल है, यहाँ पे देखो, ये जो एंगल है ये हो जाएगा हमारा इंस्क्राइब्ड एंगल। ये क्या हो जाएगा, हमारा इंस्क्राइब्ड एंगल। ठीक है, समझ में आया? तो इंस्क्राइब्ड एंगल मतलब क्या, ऐसा एंगल जिसका वर्टेक्स क्या है, जिसका वर्टेक्स कहाँ पे होता है, सर्कल के ऊपर होता है, और जिसके आर्म्स जो है, दोनों आर्म्स क्या होने चाहिए, सर्कल के कॉर्ड होने चाहिए। तो वैसे एंगल को ही हम इंस्क्राइब्ड एंगल बोलते हैं। तो यहाँ पे देखो, ये जो एंगल ADB जो है, एंगल ADB जो है वो क्या है, इंस्क्राइब्ड एंगल है। और इसको कैसे लिखते हैं पता है आप लोग, इसको एक लिखने का तरीका है। जैसे कि हम लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे पता है, कि एंगल ADB इज इंस्क्राइब्ड इन द सर्कल, यानी कि हम क्या बोलेंगे कि एंगल
ADB जो है वो कहाँ पे इंस्क्राइब्ड है? यहाँ पे देखो, इंस्क्राइब्ड का मतलब क्या होता है पता है आपको? इंस्क्राइब्ड का मतलब होता है टू ड्रॉ समथिंग इनसाइड समथिंग एल्स, यानी कि कुछ ड्रॉ करना किसी के अंदर। तो हमने यहाँ पे ये जो एंगल ADB जो है वो कहाँ पे ड्रॉ किया है? सर्कल के अंदर ड्रॉ किया है ना, यानी कि सर्कल के ऊपर ड्रॉ किया है, इसलिए ऐसा बोला जाता है, इसलिए हम लोग ऐसा बोलते हैं कि एंगल ADB इज इंस्क्राइब्ड इन द सर्कल। ओके, तो ऐसा बोला जाता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा इंस्क्राइब्ड एंगल। जैसे कि यहाँ पे देखो, एक एग्जांपल से और एक एग्जांपल से समझते हैं, ज्यादा टेंशन मत लो, इजी है। यहाँ पे देखो एक एग्जांपल है, आपको यहाँ पे एक फिगर नजर आ रहा है, बस आप इस फिगर को देख के बता दो कि इसमें इंस्क्राइब्ड एंगल कौन सा है। यस, वेरी गुड, जिसने भी आंसर दिया है वो बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए हैं कि इंस्क्राइब्ड एंगल क्या होता है। दैट इज एंगल ABC। यस, वेरी गुड, एंगल ABC जो है ना, ये हमारा इंस्क्राइब्ड एंगल है। यस, ये क्या है? हमारा इंस्क्राइब्ड एंगल है। कुछ बच्चों ने शायद ये वाला आंसर भी दिया होगा, एंगल CBA। एंगल CBA, तो ये भी राइट है। एंगल ABC बोलो या एंगल CBA बोलो, ये दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है। तो ये जो एंगल है वो हमारा क्या है? इंस्क्राइब्ड एंगल है, यानी कि ये जो एंगल है वो हमारा क्या है? इंस्क्राइब्ड एंगल है। अब ये इंस्क्राइब्ड एंगल क्यों है, तो इसका रीजन बता देती हूँ। सबसे पहली चीज क्या है कि इस एंगल का जो वर्टेक्स है, देखो इस एंगल का जो ये वर्टेक्स है, बरोबर, दिस इज द एंगल, दिस इज द वर्टेक्स ऑफ द एंगल। तो इस एंगल का जो वर्टेक्स है वो कहाँ पे है? सर्कल के ऊपर है। और ये जो एंगल है, इसके जो दोनों आर्म्स है, यहाँ पे देखो ये वाला आर्म और ये वाला आर्म, इस एंगल के जो दोनों आर्म्स है वो क्या है? सर्कल के कॉर्ड है, सर्कल के कॉर्ड है, सर्कल के कॉर्ड फॉर्म कर रहे हैं, इसलिए ये जो एंगल है वो हमारा इंस्क्राइब्ड एंगल है। समझ में आया इंस्क्राइब्ड एंगल? ठीक है, तो हम ऐसे बोलेंगे कि एंगल ABC इज इंस्क्राइब्ड इन द सर्कल, ऐसा बोला जाता है, ठीक है। एक लिखने का तरीका भी होता है। तो आई होप इंस्क्राइब्ड एंगल समझ में आ गया होगा। चलो अब आ जाते हैं इंटरसेप्टेड आर्क। इंटरसेप्टेड आर्क भी समझना जरूरी है। अगर आपने इंस्क्राइब्ड एंगल समझ लिया है तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है इंटरसेप्टेड आर्क, क्योंकि आपको इंस्क्राइब्ड एंगल पता होना चाहिए और इंटरसेप्टेड आर्क पता होना चाहिए। जब ये दोनों कॉन्सेप्ट पता होंगे तब हम ये सर्कल लेसन का सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम जो है दैट इज इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम को समझ पाएंगे। अगर आपको इंस्क्राइब्ड एंगल नहीं पता, इंटरसेप्ट आर्क नहीं पता, तो सॉरी, आप ये जो थ्योरम है वो नहीं समझ पाओगे। और सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये इस चैप्टर का। ओके, तो इस चैप्टर की तैयारी कर रहे हैं हम लोग, इस चैप्टर की बोल रही हूँ, इस थ्योरम की हम लोग क्या कर रहे हैं? तैयारी कर रहे हैं, मतलब प्रिपरेशन कर रहे हैं। कैसे प्रिपरेशन कर रहे हैं? इंस्क्राइब्ड एंगल को पढ़ा, अब इंटरसेप्टेड आर्क को पढ़ते हैं। तो यहाँ पे पहले तो टॉपिक देख लो। टॉपिक क्या है? यहाँ पे आर्क की बात हो रही है। यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे आर्क लिखा है, क्या है? ARC, आर्क। तो जब मैं आर्क बोलती हूं तो आर्क को विजुअलाइज करो। यहाँ पे इंस्क्राइब्ड एंगल था, यहाँ पे क्या था? इंस्क्राइब्ड एंगल था। तो जब एंगल की बातें चलती है तो एंगल को विजुअलाइज करो। आर्क और एंगल के बीच में आपको अंतर पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे अभी आर्क के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। तो यहाँ पे इंटरसेप्टेड आर्क क्या होता है भाई? तो बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे देखो एक सर्कल है और एक एंगल है, ठीक है, सर्कल है और एंगल है। तो यहाँ पे इंटरसेप्टेड आर्क क्या होता है? ऐसा आर्क जो एंगल के इंटीरियर साइड में होता है, यानी कि एंगल के अंदर की साइड में होता है, तो उसको हम बोलते हैं इंटरसेप्टेड आर्क। बहुत ही सिंपल टॉपिक है। यहाँ पे देखो बहुत बच्चे हैं ना, कंफ्यूज होते हैं, ऐसा लगता है कि हार्ड है, टॉपिक ही हार्ड है, हमको नहीं करना है, बट देखा जाए तो इजी टॉपिक है। इंटरसेप्टेड आर्क क्या होता है मैं फिर से बता देती हूँ। यहाँ पे देखो, जो भी आर्क एंगल के अंदर की साइड में होता है उसको बोलते हैं इंटरसेप्टेड आर्क। बस दिमाग में फिट कर लो। जैसे कि ये फर्स्ट फिगर देखो आप, ये फर्स्ट फिगर देखा आपने, हाँ, ये सर्कल है और ये हमारा एंगल है, ये हमारा एंगल है। अब यहाँ पे देखो इस एंगल के अंदर की साइड में कौन सा आर्क नजर आ रहा है आपको? अंदर की साइड में देखो, अंदर की साइड में, हाँ वेरी गुड, ये वाला। तो ये देखो, यही तो है हमारा इंटरसेप्टेड आर्क। इतना कहाँ हार्ड है? यस, यही तो है हमारा। यहाँ पे लिख देती हूँ, दिस इज ओनली अवर इंटरसेप्टेड आर्क।
यानी कि एंगल के इंटीरियर साइड में जो आर्क होता है ना उसको ही बोलते हैं इंटरसेप्टेड आर्क। बस सिंपल। जैसे कि यहाँ पे सेकेंड फिगर आ जाओ, सेकेंड फिगर देखते हैं अभी। तो सेकेंड फिगर में देखो यहाँ पे हमारा ये एंगल है, ये हमारा एंगल है बरोबर। अब एंगल की अंदर की साइड में बताओ कौन सा आर्क है। यस वेरी गुड, सही 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 ड्रॉ कर रहे हो आप। यस ये देखो, हाँ ये है हमारा इंटरसेप्टेड आर्क। दैट इज कौन सा आर्क, आर्क सीबी। आर्क सीबी बोलो या आर्क बीसीबी बोल सकते हो। यहाँ पे कौन सा है हमारा इंटरसेप्टेड आर्क, एसी। ठीक है, एसी। तो इस फिगर में समझ में आया आपको इंटरसेप्टेड आर्क, वेरी गुड। अब आ जाते हैं थर्ड फिगर में। थर्ड फिगर में देख के बताओ कि इंटरसेप्टेड आर्क क्या होगा हमारा। तो यहाँ पे देखो ये सर्कल है और यहाँ पे देखो ये हमारा एंगल है। ठीक है, एंगल कैसा भी हो वो हमको लेना देना नहीं है, बस एंगल के अंदर की साइड में हमारा आर्क होना चाहिए। तो एंगल की अंदर की साइड में ये वाला आर्क है। तो ये देखो ये जो आर्क एसी है ना ये हमारा इंटरसेप्टेड आर्क है। आ जाते हैं हमारे फोर्थ फिगर में। तो फोर्थ फिगर में देखो ये हमारा एंगल है। अब यहाँ पे बताओ कि एंगल के इंटीरियर साइड में कौन सा आर्क है। वेरी गुड, ये वाला है ना। तो ये देखो ये हमारा इंटरसेप्टेड आर्क है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं एक चीज और बताना चाहती हूँ। यहाँ पे ये वाला जो भी है ना, ये वाला जो आर्क है ना वो भी इंटरसेप्टेड आर्क है, क्योंकि देखो ना ये वाला आर्क भी एंगल के इंटीरियर साइड में है, यानी कि अंदर की साइड में है। तो इस फिगर में हमको दो दो इंटरसेप्टेड आर्क मिले। तो क्या ऐसे दो दो इंटरसेप्ट आर्क मिल सकते हैं? हाँ मिल सकते हैं। बस हमारा इंटरसेप्टेड आर्क का डेफिनेशन क्या है मैं बता देती हूँ। इंटरसेप्टेड आर्क का डेफिनेशन जो है, सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है उसका, कि जो भी आर्क एंगल के इंटीरियर साइड में होता है, मतलब अंदर की साइड में होता है, उसको बोलते हैं इंटरसेप्टेड आर्क। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो मैं अब बताने वाली हूं, और वो क्या है कि जो हमारा इंटरसेप्टेड आर्क है ना उसके दोनों एंड पॉइंट्स जो है, यानी कि दोनों एंड पॉइंट्स जो है वो कहां पे लाई करेंगे, एंगल के दोनों आर्म्स के ऊपर लाई करेंगे। यानी कि एक एंड पॉइंट एक आर्म के ऊपर लाई करेगा, दूसरा एंड पॉइंट दूसरे आर्म के ऊपर लाई करेगा। समझ में आया कि नहीं, कि अब लग रहा है कि नहीं अब तो ऊपर से जा रहा है। तो रुको बताती हूँ। यहाँ पे देखो ये हमारा इंटरसेप्टेड आर्क था, नो डाउट। किसी को डाउट है इसमें? नहीं। तो यहाँ पे देखो ये जो इंटरसेप्टेड आर्क है इसके एंड पॉइंट्स देखो कहाँ पे है। यहाँ पे देखो ये एक एंड पॉइंट है और ये एक एंड पॉइंट है। तो ये जो एंड पॉइंट्स है वो कहाँ पे लाई कर रहे हैं, जो हमारा एंगल है उसके आर्म्स के ऊपर ही तो लाई कर रहे हैं ना, यानी कि इसके आर्म्स के ऊपर ही तो है। तो यहाँ पे देखो जो हमारा इंटरसेप्ट आर्क होता है ना, ध्यान से सुनना, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। जो हमारा इंटरसेप्टेड आर्क होता है ना उसके जो एंड पॉइंट्स है वो एंगल के आर्म्स के ऊपर लाई करते हैं। मतलब कि एक एंड पॉइंट एक आर्म के ऊपर लाई करेगा और दूसरा एंड पॉइंट दूसरे आर्म के ऊपर लाई करेगा। ओके, यानी कि दोनों एंड पॉइंट्स जो है वो अलग अलग आर्म्स के ऊपर लाई करेंगे। जैसे कि यहाँ पे भी देख लो आप, ये जो रेड कलर है यहाँ पे भी देख लो आप, तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे देखो ये हमारा इंटरसेप्टेड आर्क है, इसका ये है एंड पॉइंट और ये है एंड पॉइंट। तो देखो एक एंड पॉइंट एक आर्म के ऊपर है, दूसरा एंड पॉइंट दूसरे आर्म के ऊपर है। वैसे यहाँ पे देख लो, यहाँ पे देख लो, ये है एंड पॉइंट, राइट। तो यहाँ पे देखो ये जो एंड पॉइंट है वो एक आर्म के ऊपर है, दूसरा एंड पॉइंट जो है वो दूसरे आर्म के ऊपर है। वैसे यहाँ पे देखो ये भी तो हमारा इंटरसेप्टेड आर्क था, तो इसके जो एंड पॉइंट्स है वो कहाँ पे है, कहाँ पे है, आर्म्स के ऊपर है। देखो एक एंड पॉइंट एक आर्म के ऊपर, दूसरा एंड पॉइंट दूसरे आर्म के ऊपर, ऐसे। ठीक है, अब यहाँ पे भी आ जाओ फिगर, नेक्स्ट बता दो। यहाँ पे देखो ये हमारा सर्कल है और ये हमारा क्या है, एंगल है। तो एंगल के इंटीरियर साइड में जो आर्क होगा वो इंटरसेप्टेड आर्क होगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये वाला जो है, ये वाला जो है वो हमारा क्या है, इंटरसेप्टेड आर्क है। और ये वाला जो है ये भी हमारा इंटरसेप्टेड आर्क है, क्योंकि ये भी तो हमारे एंगल के इंटीरियर साइड में है ना आर्क। यहाँ पे देखो ये वाला, हाँ ये वाला भी हमारा इंटरसेप्टेड आर्क है। तो आप देख लो कि ये दोनों इंटरसेप्टेड आर्क्स जो है उसके एंड पॉइंट्स जो है वो कहाँ पे है। देखो ये एक एंड पॉइंट होगा, ये एक एंड पॉइंट होगा। तो एक एंड पॉइंट एक आर्म के ऊपर है, दूसरा एंड पॉइंट दूसरे आर्म के ऊपर है। वैसे ही यहाँ पे ये जो येलो कलर का है वो भी हमारा इंटरसेप्टेड आर्क है। तो एक एंड पॉइंट एक आर्म के ऊपर है, दूसरा एंड पॉइंट दूसरे आर्म के ऊपर है।
ओके तो यहाँ पे इस फिगर में भी हमको दो दो इंटरसेप्टेड आर्क मिले, तो दो दो इंटरसेप्टेड आर्क मिलना दो दो इंटरसेप्टेड आर्क मिल सकते हैं, इसमें कोई गलत बात नहीं है। जैसे कि यहाँ पे भी देख लो, ये सर्कल है, ये एंगल है। अब यहाँ पे देखो, ये जो एंगल है ना, इसके इंटीरियर साइड में जो आर्क है वो होता है हमारा इंटरसेप्टेड आर्क। तो ये देखो, ये हमारा इंटरसेप्टेड आर्क है, इसमें भी दो इंटरसेप्टेड आर्क मिलेंगे। और यहाँ पे देखो ऊपर की तरफ, हाँ ये भी क्या हो गया, हमारा इंटरसेप्टेड आर्क हो गया। तो यानी कि ये ऑरेंज कलर का भी इंटरसेप्टेड आर्क है और ये रेड कलर का भी इंटरसेप्टेड आर्क है। तो मैंने पूरा आपको बता दिया है कि इंटरसेप्टेड आर्क क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, अगर आपको पढ़ना है तो पढ़ लो, मैंने सब कुछ बता दिया है, बस ये पॉइंट पढ़ लो। ये पॉइंट क्या दिया है, ईच साइड ऑफ द एंगल हैज टू कंटेन एन एंड पॉइंट ऑफ द आर्क। इसका मतलब क्या है कि जो आर्क के एंड पॉइंट है ना, मैंने वही बताया, आर्क के जो एंड पॉइंट है ना, वो दोनों आर्म्स के ऊपर लाई करने चाहिए, दोनों आर्म्स के ऊपर लाई करने चाहिए। आर्म्स बोलो या साइड बोलो एक ही बात है। मैंने बताया था ना कि ये जो एंगल है, ये जो हमारा एंगल है, उसके ये जो है वो क्या होते हैं, आर्म्स होते हैं, या वी कैन ऑल्सो से कि ये क्या है, साइड्स ऑफ द एंगल है। तो एक एंड पॉइंट एक साइड के ऊपर होगा, दूसरा एंड पॉइंट दूसरे साइड के ऊपर होगा, ये हमेशा याद रखना। वैसे ही यहाँ पे आ जाओ, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं बताती हूँ कि कौन से आर्क हमारे इंटरसेप्टेड आर्क नहीं होंगे, तब आपको थोड़ा सा और क्लियरिटी आएगा। जैसे कि यहाँ पे देखो, इस फिगर में मैंने क्या बोला कि एंगल के इंटीरियर साइड में जो आर्क होता है वो इंटरसेप्टेड आर्क होता है। तो बहुत बच्चे क्या बोलेंगे कि ये जो है, यहाँ पे देखो ये एंगल है, इसके एंगल, इस एंगल के इंटीरियर साइड में कौन सा वाला आर्क है, ये वाला आर्क है। तो बहुत बच्चे क्या सोचेंगे कि ये जो ब्लू कलर में मैंने जो आर्क बनाया है वो क्या है, हमारा इंटरसेप्टेड आर्क है, लेकिन नहीं, ये हमारा इंटरसेप्टेड आर्क नहीं है। ओके, अब ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पे इंटरसेप्टेड आर्क की खासियत क्या होती है पता है, कि इंटरसेप्टेड आर्क के जो एंड पॉइंट्स है ना, वो दोनों आर्म्स के ऊपर लाई करने चाहिए, यानी कि एंगल के दोनों आर्म्स के ऊपर लाई करने चाहिए। लेकिन यहाँ पे दिक्कत क्या है कि ये जो हमारा आर्क है, इसका देखो, इसके जो एंड पॉइंट्स है, इसके जो एंड पॉइंट्स है, इसके जो दोनों एंड पॉइंट्स है, वो सेम आर्म्स के ऊपर लाई कर रहे हैं, सिर्फ एक ही आर्म के ऊपर लाई कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं चलता है, एक एंड पॉइंट एक आर्म के ऊपर लाई करना चाहिए, दूसरा एंड पॉइंट दूसरे आर्म के ऊपर लाई करना चाहिए। ओके, लेकिन यहाँ पे दिक्कत क्या है, यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे ये जो हमारा आर्क है, इसके दोनों एंड पॉइंट्स जो है वो सेम आर्म के ऊपर लाई कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं चलेगा। तो ये जो आर्क है हमारा, वो इंटरसेप्टेड आर्क नहीं है। और यहाँ पे जो भी थे हमारे आर्क, ये सारे हमारे इंटरसेप्टेड आर्क थे। क्यों? क्योंकि अगर आप देखोगे, ये जो आर्क है, इनके जो एंड पॉइंट्स है वो दोनों आर्म्स के ऊपर लाई करते हैं, मतलब एक एंड पॉइंट एक आर्म के ऊपर, दूसरा एंड पॉइंट दूसरे आर्म के ऊपर। ठीक है, आई होप अभी आपको इंटरसेप्टेड आर्क और इंस्क्राइब्ड एंगल क्लियर है। चलो, अच्छी बात है। तो अब हम इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम पढ़ सकते हैं। और यहाँ पे देखो, इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम का जो प्रूफ है वो तो आपको मेरी थ्योरम वाली सीरीज में ही मिलेगा। इसका जो प्रूफ है, सच बोल रही हूं, इसका जो प्रूफ है वो बहुत ही बड़ा है। इनफैक्ट मुझे खुद बनाने में इतनी मेहनत लगी थी इसका प्रूफ, क्योंकि इसके प्रूफ में हमको 3 केसेस लेने पड़ते हैं। ओके, केस 1, केस 2 और केस 3, यानी कि इसका प्रूफ है ना, सच बोल रही हूँ, बड़ा भी है, 3 केसेस लेने पड़ते हैं। तो बहुत बच्चे इसको ऑप्शन में छोड़ देते हैं। तो अगर आपको सच बोल रही हूँ थ्योरम देखना है तो थ्योरम वाली सीरीज लॉन्च की है, वहां पे आप इसका प्रूफ देख सकते हो, या आपको लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम की। ठीक है, तो सबसे पहला थ्योरम जो आज हम लोग करेंगे, दैट इज इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम। मैं इसका मतलब समझा देती हूँ कि ये इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम हमको क्या बोलना चाहता है। तो यहाँ पे देखो, थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है, द मेजर ऑफ एन इंस्क्राइब्ड एंगल इज हाफ ऑफ द मेजर ऑफ द आर्क इंटरसेप्टेड बाय इट। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम जो है ना, वो हमको इंस्क्राइब्ड एंगल के मेजर के बारे में बताना चाहता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम क्या बोलता है कि जो हमारा इंस्क्राइब्ड एंगल होता है ना, जो हमारा इंस्क्राइब्ड एंगल होता है, उसका जो मेजर होता है वो किसके इक्वल होता है, दैट इज इक्वल टू हाफ ऑफ द मेजर ऑफ द आर्क
इंटरसेप्टेड बाय इट। इसका मतलब क्या है कि जो हमारा इंस्क्राइब्ड एंगल है ना, पहले तो यहाँ पे देखो ये जो फिगर है इसमें मुझे सबसे पहले तो ये बता दो कि इंस्क्राइब्ड एंगल कौन सा है हमारा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एंगल ए बी सी, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा गिवन लिखना चाहती हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं गिवन लिखना चाहती हूँ कि एंगल ए बी सी जो है वो हमारा इंस्क्राइब्ड एंगल है, तो हम लिख देते हैं इज एन इंस्क्राइब्ड एंगल, क्योंकि इंस्क्राइब्ड एंगल, इंटरसेप्टेड, आर्क, ये सब पता होना चाहिए। तो एंगल एबीसी इज एन इंस्क्राइब्ड एंगल। ये सबको क्लियर है, इज एन इंस्क्राइब्ड एंगल, ठीक है, अच्छी बात। तो यहाँ पे इंटरसेप्टेड आर्क कौन सा हो जाएगा हमारा, ये वाला ब्लू कलर का है ना। यहाँ पे देखो ये हमारा एंगल है, ये हमारा एंगल है, और एंगल के इंटीरियर साइड में जो आर्क होता है उसी को हम लोग बोलते हैं इंटरसेप्टेड आर्क। तो यानी कि यहाँ पे देखो ये वाला जो आर्क है ये हो जाएगा हमारा इंटरसेप्टेड आर्क। तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं, हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि एंगल हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये जो आर्क AC है, आर्क AC इज इंटरसेप्टेड आर्क ऑफ एंगल ABC। यानी कि ये जो आर्क है, देखो थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करना कि ये जो हमारा आर्क है, ये जो हमारा आर्क है वो कौन से एंगल का इंटरसेप्टेड आर्क है, कौन से एंगल का इंटरसेप्टेड आर्क है, इस एंगल का, है ना। ये जो आर्क है वो इंटरसेप्टेड आर्क क्यों बना, कब बना, किसके वजह से बना, इस एंगल के वजह से बना, यानी कि इस इंस्क्राइब्ड एंगल की वजह से बना। तो यानी कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग गिवन में क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं कि ये जो आर्क AC है, आर्क AC is intercepted arc of inscribed angle ABC, okay, of inscribed angle ABC। तो यानी कि यहाँ पे देखो ये तो हमारा नॉर्मल एक आर्क था, लेकिन ये इंटरसेप्टेड आर्क क्यों बना, कैसे बना, किसके वजह से बना, इस एंगल की वजह से बना, यानी कि इस इंस्क्राइब्ड एंगल की वजह से बना। तो यहाँ पे हम लोग गिवन में लिख देंगे कि ये आर्क AC इज एन इंटरसेप्टेड आर्क ऑफ इंस्क्राइब्ड एंगल ABC। तो ये गिवन समझ में आया। यहाँ पे इस गिवन में बस आपको दो चीजों का ख्याल रखना है कि इंस्क्राइब्ड एंगल क्या है, इंस्क्राइब्ड एंगल कौन सा है, और उस इंस्क्राइब्ड एंगल का इंटरसेप्टेड आर्क कौन सा है, ठीक है। तो वो हमको पता चल गया है। तो अब इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम हमको क्या रिजल्ट देता है, इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम हमको क्या कंक्लूजन देता है या क्या कंक्लूड करता है कि जो हमारा इंस्क्राइब्ड एंगल होता है ना, ध्यान से सुनो, अभी ध्यान से सुनो, जो हमारा इंस्क्राइब्ड एंगल होता है ना, ये जो हमारा इंस्क्राइब्ड एंगल है ना, इसका जो मेजर है दैट इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज इक्वल टू हाफ ऑफ मेजर ऑफ द इंटरसेप्टेड आर्क। यानी कि ये जो हमारा इंस्क्राइब्ड एंगल है इसका मेजर किसके इक्वल होगा, इसके इंटरसेप्टेड आर्क के हाफ के इक्वल होगा। ओके, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं मेजर ऑफ द एंगल ABC इज इक्वल टू हाफ ऑफ मेजर ऑफ द आर्क AC। और ये जो आर्क AC है यही हमारा क्या है, इंटरसेप्टेड आर्क है उस इंस्क्राइब्ड एंगल का। ओके, और यहाँ पे ये जो हमारा एंगल ABC है वो क्या है, इंस्क्राइब्ड एंगल है, ये हमारा इंस्क्राइब्ड एंगल है। तो यहाँ पे इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम क्या बोलता है कि जो हमारा इंस्क्राइब्ड एंगल होता है दैट इज इक्वल टू हाफ ऑफ मेजर ऑफ द इंटरसेप्टेड आर्क, ठीक है। यानी कि इसका मतलब भी मैं समझा देती हूँ। जैसे कि सपोज करो कि ये जो हमारा इंटरसेप्टेड आर्क है इसका जो मेजर है वो है सपोज करो कि 100 डिग्री, तो हमारा इंस्क्राइब्ड एंगल क्या हो जाएगा, 50 डिग्री। वाई, क्योंकि इंस्क्राइब्ड एंगल इज हाफ ऑफ मेजर ऑफ द इंटरसेप्टेड आर्क। तो अगर इंटरसेप्टेड आर्क है 100 डिग्री तो इंस्क्राइब्ड एंगल इसका हाफ हो जाएगा, दैट इज 50 डिग्री। वैसे अगर सपोज करो कि इंटरसेप्टेड आर्क है हमारा 80 डिग्री तो हमारा इंस्क्राइब्ड एंगल हो जाएगा 40 डिग्री। बस ये है ये दोनों का रिश्ता। यहाँ पे इन दोनों का रिश्ता समझ में आता है कि जो इंस्क्राइब्ड एंगल है और उसका जो इंटरसेप्टेड आर्क है इनका क्या रिश्ता है, वो यहाँ पे इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम में समझ में आता है। ओके, तो आई होप आपको इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम अब क्लियर है। लेकिन अगर अभी तक क्लियर नहीं है टेंशन मत लो, नीचे एक एग्जांपल ले रही हूं। अब यहाँ पे देखो, अब मैं यहाँ पे आपको इंस्क्राइब्ड एंगल और सेंट्रल एंगल के बारे में, सेंट्रल एंगल जो है इनका भी एक आपस में कनेक्शन होता है, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको क्या समझाने वाली हूँ कि जो हमारा इंस्क्राइब्ड एंगल है और जो सेंट्रल एंगल है इनका भी आपस में कनेक्शन होता है। कैसे,
बताती हूँ। सबसे पहले तो देखो अभी जस्ट हमने किया बाय, मैं यहाँ पे कुछ नाम ले लेती हूँ, नाम लेना बेटर रहेगा, तो मैं यहाँ पे नाम ले लेती हूँ, इसको ए ले लेती हूँ, इसको बी, इस पॉइंट को सी, और ये जो हमारा सर्कल का सेंटर है इसको ओ ले लेती हूँ। ठीक है, तो अभी देखो बाय इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम, बाय इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम, यहाँ पे बताओ कि इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम से हमको क्या मिलता है। इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम से हमको क्या मिलता है कि जो हमारा इंस्क्राइब्ड एंगल है, यहाँ पे देखो इंस्क्राइब्ड एंगल कौन सा है, एंगल बी ए सी है ना, एंगल बी ए सी जो है वो हमारा इंस्क्राइब्ड एंगल है। तो बाय इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम हमको क्या मिलता है कि जो हमारा इंस्क्राइब्ड एंगल है इसका जो मेजर है दैट इज इक्वल टू हाफ ऑफ मेजर ऑफ द इंटरसेप्टेड आर्क। तो ये जो हमारा इंस्क्राइब्ड एंगल है इसका इंटरसेप्टेड आर्क कौन सा है, ये वाला आर्क है ना, ये वाला आर्क, दैट इज आर्क बीसी, दैट इज आर्क बीसी। ओके, तो ये हमको इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम से मिलता है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपने सेकेंड पार्ट, हाँ जो हमारा सेकेंड पार्ट था वन शॉट का, उसमें आपने माइनर आर्क का डेफिनेशन देखा था, राइट। माइनर आर्क क्या होता है, सेंट्रल एंगल क्या होता है, सेंट्रल एंगल माइनर आर्क का क्या कनेक्शन होता है। अगर नहीं पता तो रुको बताती हूँ। यहाँ पे देखो ये हमारा सेंट्रल एंगल है, सबको पता है ना सेंट्रल एंगल क्या होता है, जिस भी एंगल का वर्टेक्स जो है वो कहाँ पे होता है, सर्कल के सेंटर पे होता है, तो उस एंगल को हम लोग बोलते हैं सेंट्रल एंगल। तो ये हमारा सेंट्रल एंगल है। तो सेंट्रल एंगल क्या करता है, सर्कल को दो आर्क में डिवाइड करता है, एक होता है हमारा माइनर आर्क और एक होता है हमारा मेजर आर्क, आपको पता ही है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये क्या है, हमारा माइनर आर्क है। देखो ये हमारा सेंट्रल एंगल है, राइट, ये हमारा सेंट्रल एंगल है, ये हमारा सेंट्रल एंगल है, और उसके करस्पॉन्डिंग में ये जो आर्क है वो क्या है, हमारा माइनर आर्क है, वो हमारा माइनर आर्क है। ओके, तो एज यू ऑल नो कि ये जो माइनर आर्क है और ये जो हमारा सेंट्रल एंगल है, इनका जो मेजर है वो क्या होता है, इक्वल होता है। तो यानी कि हम यहाँ पे बोल सकते हैं बाय डेफिनेशन ऑफ माइनर आर्क वी कैन से कि मेजर ऑफ द आर्क बीसी जो होगा, यानी कि ये जो माइनर आर्क होगा इसका जो मेजर होगा दैट इज इक्वल टू एंगल बीओसी, यानी कि दैट इज इक्वल टू मेजर ऑफ द सेंट्रल एंगल। ओके, दैट इज इक्वल टू मेजर ऑफ द सेंट्रल एंगल, और ये हमारा सेंट्रल एंगल है। अब इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दो। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 वी कैन से, हम ये बोल सकते हैं कि ये जो हमारा इंस्क्राइब्ड एंगल है, ये जो हमारा इंस्क्राइब्ड एंगल है इसका जो मेजर होगा दैट इज इक्वल टू हाफ ऑफ मेजर ऑफ द सेंट्रल एंगल। यानी कि ये देखो, ये तो मेजर ऑफ द आर्क बीसी जो है, अब हम उसको रिप्लेस करके लिख सकते हैं एंगल बीओसी, एंगल बीओसी। ओके, तो यानी कि यहां से हमको ये जो हमारा इंस्क्राइब्ड एंगल है, ध्यान से सुनना, यहां से हमको क्या समझ में आता है कि ये जो हमारा इंस्क्राइब्ड एंगल है और यहाँ पे ये देखो ये हमारा सेंट्रल एंगल है, तो इनका भी आपस में एक कनेक्शन होता है, इनका भी आपस में एक रिलेशन होता है कि जो हमारा इंस्क्राइब्ड एंगल है दैट इज इक्वल टू हाफ ऑफ मेजर ऑफ द सेंट्रल एंगल, ऐसे भी बोल सकते हैं। यहाँ पे देखो ये आपकी बुक में बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन ये हमको समझना है, ये हमको खुद से समझना है। अगर नहीं समझ में आया तो अभी भी बता देती हूँ। देखो हमको क्या पता है बाय इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम कि ये जो हमारा इंस्क्राइब्ड एंगल होता है दैट इज इक्वल टू हाफ ऑफ मेजर ऑफ द इंटरसेप्टेड आर्क। बट वी नो दैट कि ये वाला जो आर्क है और ये जो हमारा सेंट्रल एंगल है वो तो इक्वल है, मतलब ये सेंट्रल एंगल और ये जो हमारा आर्क है वो तो इक्वल होते हैं, है ना। तो इसका मतलब अगर हमारा इंस्क्राइब्ड एंगल जो है वो इसके हाफ के इक्वल है, तो देखा जाए तो हमारा ये जो इंस्क्राइब्ड एंगल होगा वो सेंट्रल एंगल के हाफ के इक्वल भी होगा ना, क्योंकि ये दोनों तो इक्वल है ना। जैसे कि अगर मैं बोलूं कि सपोज करो कि ये हमारा जो है वो है 80 डिग्री, मतलब कि ये वाला जो हमारा आर्क है, ये जो आर्क है इसका मेजर क्या है 80 डिग्री है, तो ऑब्वियसली जो हमारा सेंट्रल एंगल होगा वो भी 80 डिग्री होगा। ओके, एंड अकॉर्डिंग टू इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम वी नो दैट कि जो इंस्क्राइब्ड एंगल होता है दैट इज इक्वल टू हाफ ऑफ मेजर ऑफ द इंटरसेप्टेड आर्क। तो यहाँ पे जो इंटरसेप्टेड आर्क है वो है 80 डिग्री, तो इसका जो हाफ है वो हो जाएगा 40 डिग्री। तो यानी कि हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि हमारा जो इंटरसेप्टेड आर्क है वो सेंट्रल एंगल के भी हाफ के इक्वल होता है। तो यहाँ पे ये कनेक्शन मिलता है इंस्क्राइब्ड एंगल और सेंट्रल एंगल का। क्या कनेक्शन मिलता है कि जो हमारा इंस्क्राइब्ड एंगल होता है दैट इज हाफ ऑफ सेंट्रल एंगल, हाफ ऑफ सेंट्रल एंगल। बस ये याद रखना, जो हमारा इंस्क्राइब्ड एंगल होता है दैट इज इक्वल टू हाफ ऑफ सेंट्रल एंगल, जो हमारा इंस्क्राइब्ड एंगल होता है दैट इज हाफ ऑफ सेंट्रल एंगल। ये याद रखना, ये याद रखना, ये याद रखना। तो ये तीनों का कनेक्शन मैंने आपको बताया है।
आई होप आपको समझ में आ गया होगा, अगर नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से देख लो, ठीक है। चलो अब आ जाते हैं सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट में। वैसे मैं इंपॉर्टेंट ही बोल रही हूँ सब कुछ, लेकिन ये सच में इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग क्या करेंगे, इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम के कोरोलरीज देखेंगे। ओके, कोरोलरीज देखेंगे मतलब प्रॉपर्टीज देखने वाले हैं अभी हम लोग। तो यहाँ पे आपको दो कोरोलरीज मिलेंगे इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम की, ठीक है, नंबर 1 एंड नंबर 2। और ये दोनों कोरोलरीज को मैंने प्रूव किया है थ्योरम वाली सीरीज में। तो आपको क्या करना है, इसी वीडियो के बाद सबसे पहले तो आपको इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम का प्रूफ देखना है, एंड नंबर 2 अब आप क्या करोगे, ये जो कोरोलरीज है इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम के, इसके भी प्रूफ देखोगे, ठीक है। तुरंत इस वीडियो के बाद जरूर देखना, तो आपका सर्कल लेसन परफेक्ट हो जाएगा। मैं अभी बस इस कोरोलरी को आपको फटाक से एक बार समझा देती हूँ। तो फर्स्ट कोरोलरी जो है इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम की, वो क्या है, एंगल्स इंस्क्राइब्ड इन द सेम आर्क आर कॉन्ग्रेंट। इसका मतलब क्या है कि जो भी एंगल सेम आर्क में इंस्क्राइब्ड होते हैं वो कॉन्ग्रेंट होते हैं। कॉन्ग्रेंट का मतलब तो आपको पता ही होगा ना, इक्वल होते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इस फिगर से समझते हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको 3 इंस्क्राइब्ड एंगल नजर आ रहे होंगे, दैट इज एंगल ए डी सी। ओके, सबसे पहला एंगल है एंगल ए डी सी, उसके बाद नेक्स्ट एंगल है एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी, एंड थर्ड एंगल है एंगल ए एफ सी, एंगल ए एफ सी। तो यहाँ पे देखो आपको ये 3 इंस्क्राइब्ड एंगल नजर आ रहे होंगे। ये इंस्क्राइब्ड एंगल क्यों है, बताओ क्यों है, क्योंकि ये तीनों एंगल का जो वर्टेक्स है वो कहाँ पे है, वो सर्कल के ऊपर है। देखो तीनों एंगल का जो वर्टेक्स है वो सर्कल के ऊपर है, और ये तीनों एंगल्स के जो दोनों आर्म्स है वो सर्कल के कॉर्ड है, सर्कल के कॉर्ड फॉर्म कर रहे हैं, इसलिए ये हमारे तीनों इंस्क्राइब्ड एंगल है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये तीनों जो है ना, ये तीनों एंगल जो है वो सेम आर्क में इंस्क्राइब्ड है, यानी कि ये तीनों एंगल को हमने सेम आर्क में ड्रॉ किया है। देख लो आप, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, ये वाला जो आर्क है ना, इस आर्क में ये तीनों एंगल को इंस्क्राइब्ड किया है। अगर आप लोग देखोगे तो ये तीनों एंगल का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो यहां से है, और एंडिंग पॉइंट जो है वो यहाँ पे है। देख लो आप लोग, देख लो, ये तीनों एंगल का जो स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट है वो सेम है। देखो ये जो एंगल है वो क्या है, इस आर्क में इंस्क्राइब्ड है। वैसे ये जो ब्लू कलर का एंगल है वो भी इस आर्क में इंस्क्राइब्ड है, और ये जो हमारा डार्क ग्रीन कलर का आर्क है वो भी इस आर्क में इंस्क्राइब्ड है। इसका मतलब यहाँ पे ये थ्योरम हमको, ये कोरोलरी जो है वो क्या बोलता है कि जो भी एंगल सेम आर्क में इंस्क्राइब्ड होते हैं वो कॉन्ग्रेंट होते हैं। तो देखा जाए तो हम बोल सकते हैं कि ये तीनों एंगल्स जो है वो क्या होंगे, कॉन्ग्रेंट होंगे, मतलब ये तीनों एंगल का जो मेजर है वो इक्वल होगा, ठीक है। समझ में आया, समझ में आया। तो एंगल इंस्क्राइब्ड इन सेम आर्क आर कॉन्ग्रेंट। तो ये तीनों एंगल देख लो आप लोग, सेम आर्क के अंदर इंस्क्राइब्ड है। अगर मैं बोलूँ ना, तो सपोज करो कि अगर सपोज करो कि ये 50 डिग्री है, ठीक है, इस एंगल का जो मेजर है वो क्या है, 50 डिग्री है, वो 50 डिग्री है। तो मतलब हम बोल सकते हैं कि ये भी 50 डिग्री का होगा और ये भी 50 डिग्री का होगा, ठीक है। फर्स्ट कोरोलरी वॉज वेरी सिंपल। वैसे ही सेकेंड कोरोलरी हमारी बहुत सिंपल है। सेकेंड कोरोलरी जो है इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम की, वो क्या है कि एंगल इंस्क्राइब्ड इन अ सेमी सर्कल is a right angle. This is very important and this is very easy corollary. यहाँ पे क्या बोला है कि जो भी एंगल सेमी सर्कल में इंस्क्राइब्ड होते हैं ना वो राइट एंगल होते हैं। सेमी सर्कल मतलब क्या आपको पता ही है, हाफ सर्कल। जैसे कि यहाँ पे देखो, ये हमारा सर्कल है एंड दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो यहाँ पे देखो, ये जो सेंटर है सर्कल का, यहाँ से देखो, यहाँ से एक क्या हो रहा है, यहाँ से हम बोल सकते हैं कि यहाँ से एक सेगमेंट पास हो रही है। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि ये डायमीटर हुआ हमारा, है ना। ये हमारा क्या है, बेसिकली देखा जाए तो ये डायमीटर है। एंड एज यू ऑल नो कि डायमीटर तो सर्कल को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है। तो मतलब हम बोल सकते हैं कि ये हमारा सेमी सर्कुलर आर्क है और नीचे भी हमारा क्या है, सेमी सर्कुलर आर्क है। तो यानी कि ये सेमी सर्कल है बेसिकली। तो यानी कि यहाँ पे क्या बोला है कि जो भी एंगल सेमी सर्कल में क्या होते हैं, इंस्क्राइब्ड होते हैं, वो राइट एंगल होते हैं। राइट एंगल होते हैं मतलब उनका मेजर जो है वो 90 डिग्री का होता है। तो यहाँ पे देख लो, यहाँ पे इसको नाम दे देती हूँ, सपोज करो x, इस पॉइंट को नाम दे देती हूँ y, और इस पॉइंट को नाम दे देती हूँ z। तो यहाँ पे देखो,
यहाँ पे ये जो एंगल एक्स वाई जेड जो है, यहाँ पे एंगल एक्स वाई जेड देखो, सबसे पहले तो क्या है हमारा इंस्क्राइब्ड एंगल है, इंस्क्राइब्ड एंगल है ना। हम लोग इंस्क्राइब्ड एंगल के कोरोलरीज देख रहे हैं, तो सबसे पहले एंगल का इंस्क्राइब्ड होना तो बहुत जरूरी है। ओके, तो यहाँ पे देखो एंगल एक्स वाई जेड हमारा इंस्क्राइब्ड एंगल है, और क्यू इंस्क्राइब्ड एंगल है, वो तो समझ में आ गया होगा क्योंकि इस एंगल का जो वर्टेक्स है वो सर्कल के ऊपर है, और इस एंगल के जो दोनों आर्म्स है वो सर्कल के कॉर्ड है ना, इसलिए ये हमारा इंस्क्राइब्ड एंगल है। और ये कहाँ पे इंस्क्राइब्ड है, जरा देखो, ये जो एंगल है वो कहाँ पे इंस्क्राइब्ड है, तो ये जो एंगल है वो सेमी सर्कल में इंस्क्राइब्ड है। ये देखो, ये हमारा सेमी सर्कल है, बरोबर, तो ये जो एंगल है वो सेमी सर्कल में इंस्क्राइब्ड है, इसलिए ये जो एंगल होगा वो क्या होगा, हमारा राइट एंगल होगा, यानी कि इसका जो मेजर है वो क्या होगा, दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, 90 डिग्री। ओके, तो जो भी एंगल सेमी सर्कल में इंस्क्राइब्ड होते हैं वो राइट एंगल होते हैं। ये हमारा कोरोलरी नंबर 2 है। समझ में आया? जैसे कि देखो, मैं नीचे की तरफ एक एंगल बनाती हूँ, यहाँ पे मैं एक एंगल बना रही हूँ, तो ये जो एंगल होगा ना, ये अभी देखो थोड़ा सा लाइन अगर स्ट्रेट आ जाए तो मजा आ जाए। चलो आ गया, तो यहाँ पे देखो नीचे की तरफ ये जो एंगल है ना, ये इस एंगल को सपोज करो कि यहाँ पे मैं नाम दे देती हूँ इस पॉइंट को ए, तो यहाँ पे देखो ये जो एंगल एक्स ए जेड जो है, एंगल एक्स ए जेड जो है, ये भी हमारा इंस्क्राइब्ड एंगल है, और ये क्या होगा, राइट एंगल होगा, दैट इज इसका मेजर जो है वो 90 डिग्री का होगा। क्यों? क्योंकि ये एंगल कहाँ पे इंस्क्राइब्ड है, ये एंगल जो है वो सेमी सर्कल में इंस्क्राइब्ड है। देखो ये सेमी सर्कल है। ओके, यहाँ पे मैंने व्हाइट कलर ले लिया, एक मिनट, यहाँ पे देखो ये सेमी सर्कल है ना, यहाँ पे देखो ये सेमी सर्कल है, तो ये जो एंगल है वो सेमी सर्कल में इंस्क्राइब्ड है, इसलिए ये क्या होगा, राइट एंगल होगा। क्लियर है? तो आई होप अभी आपको बहुत अच्छे से पता चल गया होगा कि इंस्क्राइब्ड एंगल क्या होता है, इंटरसेप्टेड आर्क क्या होता है, इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम क्या होता है, और उसके जो दो कोरोलरीज है वो क्या है। तो अभी आपको क्या करना है पता है ना, इस वीडियो के तुरंत बाद आप इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम का प्रूफ देखोगे, इसका प्रूफ जरूर देखना। उसके बाद ये जो हमने दो कोरोलरीज देखे, कोरोलरी नंबर 1, कोरोलरी नंबर 2, इसका प्रूफ आपके बुक में भी नहीं दिया है, लेकिन इसका जो प्रूफ है इसका आने का चांस रहता है एक्टिविटी के फॉर्म में। एक्टिविटी के फॉर्म में ये दोनों कोरोलरी का प्रूफ आने का चांस रहता है, तो मैंने ऑलरेडी करा दिया है। तो आपको तुरंत इस वीडियो के बाद वो थ्योरम देखना है, थ्योरम वाला वीडियो देखना है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, तो थ्योरम वाला वीडियो जरूर देखना। चलो अभी हम लोग करने वाले हैं, अब हमारा चलेगा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अभी जो भी आगे के टॉपिक्स है वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के रिलेटेड होंगे। ओके, तो चलो नए टॉपिक की शुरुआत करते हैं, दैट इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो चलो अभी हम लोग देखते हैं कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है। ओके, आपने क्वाड्रिलेटरल तो सुना होगा, क्वाड्रिलेटरल क्या होता है आपको पता होगा, बट व्हाट इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल? तो चलो देखते हैं इसका डेफिनेशन। तो यहाँ पे देखो क्या बोला है, इफ ऑल वर्टाइसेस ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल लाई ऑन द सेम सर्कल देन इट इज कॉल्ड अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। इसका मतलब क्या है कि अगर एक क्वाड्रिलेटरल के सारे वर्टाइसेस जो है वो सेम सर्कल के ऊपर लाई करते हैं, यानी कि क्वाड्रिलेटरल में कितने वर्टाइसेस होते हैं बताओ, 4 वर्टाइसेस, यानी कि 4 वर्टेक्स होते हैं। तो अगर एक क्वाड्रिलेटरल के चारों वर्टेक्स सेम सर्कल के ऊपर लाई करते हैं तो मतलब वैसे क्वाड्रिलेटरल को ही बोला जाता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। जैसे कि यहाँ पे देखो, ये जो हमारे पास यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल है, दैट इज क्वाड्रिलेटरल ABCD। तो यहाँ पे ये जो क्वाड्रिलेटरल है वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो ये जो क्वाड्रिलेटरल है ना, इसके जो चारों वर्टेक्स है, दैट इज वर्टेक्स A, वर्टेक्स B, वर्टेक्स C, वर्टेक्स D, चारों वर्टेक्स जो है वो सेम सर्कल के ऊपर है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि क्वाड्रिलेटरल, इसको देखो, इसको क्या रीड करते हैं, क्वाड्रिलेटरल, इसको तो हम बोल सकते हैं कि क्वाड्रिलेटरल ABCD is what? It's is cyclic. Okay, क्वाड्रिलेटरल ABCD is cyclic. तो आई होप आपको साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का डेफिनेशन समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे देखो नीचे एक एग्जाम्पल है, और यहाँ पे देखो ये जो क्वाड्रिलेटरल है ना, यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा नाम दे देती हूँ इस क्वाड्रिलेटरल को। सपोज करो कि यहाँ पे ये A, ये B, यहाँ पे C और यहाँ पे D। तो यहाँ पे देखो इस फिगर में जो क्वाड्रिलेटरल ABCD जो है वो हमारा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि देखो इस क्वाड्रिलेटरल के
क्या चारों वर्टाइसेस सेम सर्कल के ऊपर है? सेम सर्कल के ऊपर होने चाहिए। तो यहाँ पे देखो इस क्वाड्रिलेटरल के जो चारों वर्टाइसेस है वो सेम सर्कल के ऊपर नहीं है, इसलिए ये क्वाड्रिलेटरल हमारा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल नहीं है। यहाँ पे देखो जो तीन वर्टेक्स जो है ना, तीन वर्टेक्स जो है वो तो सर्कल के ऊपर है, लेकिन ये वाला जो वर्टेक्स है ना वो सर्कल के ऊपर नहीं है। सर्कल के ऊपर है क्या? नहीं। तो इसलिए ये क्वाड्रिलेटरल हमारा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल नहीं है। तो आई होप आपको साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल समझ में आ गया होगा। ओके चलो अभी हम लोग देखते हैं थ्योरम ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, यानी कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थ्योरम देखने वाले हैं हम लोग। तो ऑब्वियसली हम थ्योरम का प्रूफ बिल्कुल भी नहीं देखेंगे, क्योंकि उसके लिए आपको थ्योरम वाली सीरीज यानी कि डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, पूरी मैंने थ्योरम वाली सीरीज लॉन्च की है। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के रिलेटेड जो भी थ्योरम्स है वो हमने अलग वीडियो में, सेपरेट वीडियो में बना, अलग वीडियो में यानी कि एक सेपरेट वीडियो में आपको मिल जाएंगे सारे थ्योरम्स। जैसे कि यहाँ पे देखो एक चीज बताती हूँ, ये जो हमारा इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम था ना, ये जो हमारा इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम है और ये जो इंस्क्राइब्ड एंगल के जो कोरोलरीज है दो, ये तीनों जो है, ये तीनों थ्योरम्स जो है वो आपको एक वीडियो में मिलेंगे, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वैसे ही अभी जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के रिलेटेड जो थ्योरम्स अभी सब देखेंगे वो आपको नेक्स्ट वीडियो में यानी कि दूसरे वीडियो में मिल जाएगी, ठीक है। ओके उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। लेकिन यहाँ पे देखो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थ्योरम हमको क्या बोलता है, इसका थ्योरम का स्टेटमेंट हम लोग समझते हैं। बहुत ही इजी थ्योरम है एंड ये इंपॉर्टेंट थ्योरम भी है, क्योंकि थ्योरम आपको एक्टिविटी के फॉर्म में मिल सकता है। ये वाला जो थ्योरम है ना वो आपको एक्टिविटी के फॉर्म में मिल सकता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ये आपको एक्टिविटी, अरे पेन चल रहे नहीं है, हाँ ये आपको एक्टिविटी के फॉर्म में मिल सकता है। ओके चलो यहाँ पे मैं बता देती हूँ ये थ्योरम क्या बोलता है, इसका स्टेटमेंट देख लो क्या है। अपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री। आई होप दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा है तो फिर से बोल देती हूँ। अपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री। इसका मतलब क्या है कि जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है ना उसके अपोजिट एंगल्स जो है वो सप्लीमेंट्री होते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे देखो इस फिगर में गिवन हमारे पास क्या क्या होगा, गिवन एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखो जो क्वाड्रिलेटरल है, यहाँ पे जो क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी जो है, क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी जो है वो क्या है, इस साइक्लिक, ये क्या है साइक्लिक है, यानी कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। तो यहाँ पे हम लोग इस थ्योरम से यानी कि ये जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थ्योरम है इससे क्या कंक्लूड कर सकते हैं, ये क्या रिजल्ट हमको देता है कि इस साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के जो अपोजिट एंगल्स होंगे वो सप्लीमेंट्री होंगे। अपोजिट का मतलब क्या होता है बताओ? अपोजिट का मतलब होता है सामने सामने। जैसे कि आप मेरे सामने हो, मैं आपके सामने हूं, मतलब हम अपोजिट है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अपोजिट एंगल्स, तो ऐसे दो जोड़ी मिलती है हमको अपोजिट एंगल की। तो यहाँ पे देखो ये जो एंगल ए है और ये जो एंगल सी है, ये दोनों क्या होंगे, अपोजिट एंगल होंगे, क्योंकि देखो ये सामने सामने है। तो यानी कि हमको क्या मिलेगा कि ये जो एंगल ए है और ये जो एंगल सी है ये सप्लीमेंट्री हो गए। सप्लीमेंट्री हो गए मतलब इनका जो एडिशन है, ये दोनों एंगल्स जो है दैट विल एड अप टू 180 डिग्री। ओके यानी कि एंगल ए प्लस एंगल सी विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। वैसे ही जो दूसरा पेयर है अपोजिट एंगल का वो कौन सा है हमारा, ये वाला, दैट इज एंगल डी और एंगल बी। देखो ये सामने सामने एंगल है, राइट। तो यानी कि हम बोल सकते हैं कि एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यानी कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थ्योरम क्या बोलता है कि जो अपोजिट एंगल्स होते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के वो सप्लीमेंट्री होते हैं। ये कहीं ना कहीं तो आपको काम आएगा ही आएगा, या इसका प्रूफ भी आपको एग्जाम में दे सकते हैं, ठीक है। क्लियर है, इसका प्रूफ जरूर देख लेना। चलो अभी हम लोग देखने वाले हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थ्योरम की कोरोलरी। ओके जैसे इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम की कोरोलरी देखी थी, वैसे ही यहाँ पे हम लोग साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थ्योरम की कोरोलरी देखेंगे। और इस कोरोलरी का जो प्रूफ है वो हमारे बुक में नहीं दिया है, वो हमको खुद को करना है और मैंने आपके लिए किया है। मैंने वो थ्योरम वाला जो हमारा वीडियो है उसमें इसका प्रूफ मैंने आपको बताया है, ठीक है। तो प्रूफ जरूर देख लेना। हम इसका पहले तो स्टेटमेंट समझ लेते हैं, स्टेटमेंट ही बड़ा काम का है। यहाँ पे देखो थ्योरम कोरोलरी ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थ्योरम हमको क्या बोलता है। कोरोलरी मतलब अगर कोरोलरी को मैं सिंपल भाषा में बताऊं तो ये एक प्रॉपर्टी है। किसकी प्रॉपर्टी है? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की एक प्रॉपर्टी है, ऐसा भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या है ये प्रॉपर्टी, एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज
congruent to the angle opposite to its adjacent interior angle। यहाँ पे देखो ये जो कोरोलरी है ना, इसका जो स्टेटमेंट है ना वो बहुत कंफ्यूजिंग है, मतलब बहुत कंफ्यूज करता है, लेकिन सच बोलूं ना बहुत इजी है। यहाँ पे मैं अपने ओन भाषा में आपको समझाती हूँ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये जो कोरोलरी है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थ्योरम की, ये हमको एक्सटीरियर एंगल जो होता है ना साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का, एक्सटीरियर मतलब क्या, एक्सटीरियर मतलब आउटसाइड, यानी कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के बाहर जो एंगल होता है उसको हम बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल। तो ये जो कोरोलरी है वो इस एक्सटीरियर एंगल के बारे में है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जरा सा ये फिगर को देखो, यहाँ पे देखो ये जो क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी जो है, यानी कि यहाँ पे ये जो क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी जो है ये हमारा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, नो डाउट दिस इज अवर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ये गिवन है। और यहाँ पे देखो ये जो एंगल सी बी ई जो है ना, यहाँ पे देखो ये जो एंगल है ना ये क्या है, हमारा एक्सटीरियर एंगल है। यस, दिस इज अवर एक्सटीरियर एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। मैं फिर से रिपीट करती हूँ, यहाँ पे देखो ये जो एंगल, यहाँ पे भी मैं लिख देती हूँ, यहाँ पे ये जो एंगल सी बी ई जो है ये हमारा क्या है, एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल ऑफ दिस साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। ओके, एक्सटीरियर क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि ये देखो ये जो एंगल है वो इस क्वाड्रिलेटरल के बाहर है, बाहर है, इसलिए ये क्या हो जाएगा हमारा एक्सटीरियर एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो ये जो कोरोलरी है वो हमको क्या बोलता है कि जो हमारा एक्सटीरियर एंगल होता है ना साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का, ये किसके इक्वल होता है उसके बारे में ये कोरोलरी है। तो ये किसके इक्वल होगा पता है आपको, बताती हूँ। देखो ये जो एक्सटीरियर एंगल है ना, इसके बाजू में, इसके बाजू में, जस्ट बाजू में देखो, इसके जस्ट बाजू में क्या होगा, एक इंटीरियर एंगल होगा। देखो इसके जस्ट बाजू में क्या है, एक इंटीरियर एंगल है। इंटीरियर एंगल मतलब अंदर, अंदर वाला एंगल, क्वाड्रिलेटरल के अंदर वाला एंगल है, बरोबर। इसके जस्ट बाजू में देखो एक इंटीरियर एंगल है। तो इस इंटीरियर एंगल के अपोजिट में जो एंगल होगा, इस इंटीरियर एंगल के अपोजिट, अपोजिट मतलब इसके सामने, इसके सामने जो एंगल होगा, तो हमारा जो एक्सटीरियर एंगल है वो इस एंगल के इक्वल होगा, इस एंगल के इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा, देखो मैं फिर से रिपीट करती हूँ, थोड़ा सा क्या है ट्रिकी है, लेकिन आप समझ लोगे, आप होशियार हो और आप समझ लोगे। यहाँ पे देखो ये हमारा एक्सटीरियर एंगल है। अब इस एक्सटीरियर एंगल के बाजू में देखो एक इंटीरियर एंगल है, देखो ये इंटीरियर एंगल है। अब इस इंटीरियर एंगल के अपोजिट में देखो एक इंटीरियर एंगल है। इस इंटीरियर एंगल के अपोजिट में जो इंटीरियर एंगल है ना, तो हमारा जो ये एक्सटीरियर एंगल है वो इस वाले इंटीरियर एंगल के इक्वल होगा। तो एक बार फिर से इसको पढ़ लो, इस स्टेटमेंट को फिर से पढ़ लो। तो क्या बोला है देखो, एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज कॉन्ग्रुएंट टू व्हाट, इज कॉन्ग्रुएंट टू द एंगल अपोजिट टू इट्स एडजेसेंट इंटीरियर एंगल। इसका मतलब एक्सटीरियर एंगल के बाजू में जो एडजेसेंट मतलब पता है आपको, एडजेसेंट मतलब बाजू में। ओके, ये जो एक्सटीरियर एंगल है ना, इसके बाजू में जो इंटीरियर एंगल है ना, तो वो बाजू वाला जो इंटीरियर एंगल है ना, उसके अपोजिट में जो इंटीरियर एंगल होगा, इसके अपोजिट में जो इंटीरियर एंगल होगा, तो हमारा एक्सटीरियर एंगल उस एंगल के इक्वल होगा। मतलब वी कैन से, यहां से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि ये जो हमारा एक्सटीरियर एंगल है दैट इज एंगल CBE, ये जो एक्सटीरियर एंगल है दैट इज इक्वल टू व्हाट, एंगल ADC। ओके, एंगल ADC। तो ये है हमारा कोरोलरी ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थ्योरम। ओके, तो ये जो एक्सटीरियर एंगल है और हमारा ये वाला जो एंगल है वो क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए, या वी कैन से इक्वल हो गए। जैसे कि अगर मैं बोलूं कि ये हमारा जो एंगल है वो सपोज करो कि ये एंगल हमारा है 75 डिग्री, तो ये जो एक्सटीरियर एंगल है वो भी हमारा क्या हो जाएगा, 75 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, ऐसा है ये कोरोलरी। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलो अभी हम लोग देखते हैं कन्वर्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थ्योरम। ठीक है, कन्वर्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थ्योरम मतलब क्या, कि जो हमारा अभी देखो हमने साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थ्योरम देखा था, तो इसी का क्या है, ये कन्वर्स है। कन्वर्स है मतलब अपोजिट है।
ओके, कन्वर्स का मतलब तो मैंने आपको पहले भी बताया है, तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थ्योरम का अभी हम लोग कन्वर्स देख रहे हैं। बस इसके स्टेटमेंट को आपको समझना है, फिलहाल इसके स्टेटमेंट को ही समझो। इसका जो प्रूफ है उसका आने का जो चांस है बोर्ड में वो बहुत कम है। ओके, और आई थिंक इसका प्रूफ जो है वो बुक में भी नहीं दिया है, तो नहीं करोगे तो भी चलेगा, बस इसके स्टेटमेंट को अच्छे से समझ लो। तो थ्योरम क्या है देखो, इफ अ पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स of a quadrilateral is supplementary then the quadrilateral is cyclic। इसका मतलब क्या है कि अगर सपोज करो कि एक हमारे पास क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल है, ध्यान से सुनना। यहाँ पे अभी मैं क्या बोल रही हूँ कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे पास गिवन में क्या है, यहाँ पे हमारे पास गिवन में है कि हमारे पास क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी हमारे पास क्या है, सपोज करो एक सिर्फ क्वाड्रिलेटरल है, और अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल के जो अपोजिट एंगल्स का जो पेयर है वो क्या है, अगर सप्लीमेंट्री है, यानी कि ये जो हमारे पास क्वाड्रिलेटरल है ना, सपोज करो कि इसके जो अपोजिट एंगल्स है वो क्या है, सप्लीमेंट्री है, जैसे कि एंगल ए प्लस एंगल सी, सॉरी एंगल लिखना था, एक मिनट, हाँ, एंगल ए प्लस क्या होगा हमारा एंगल सी, दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री है। और यहाँ पे सपोज करो कि एंगल बी, यहाँ पे देखो ये एंगल बी और डी अपोजिट एंगल है, राइट, तो एंगल बी प्लस एंगल डी क्या है, दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। यानी कि सपोज करो कि हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है और उसके जो अपोजिट एंगल्स के जो पेयर्स है वो क्या है, सप्लीमेंट्री है, वो क्या है, सप्लीमेंट्री है। तो हम ये रिजल्ट में बोल सकते हैं या हम ये कंक्लूड कर सकते हैं बाय कन्वर्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थ्योरम कि वो जो क्वाड्रिलेटरल है वो कोई नॉर्मल क्वाड्रिलेटरल नहीं है, वो हमारा क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, वो क्या है, हमारा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। यानी कि वी कैन कंक्लूड कि ये जो क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी जो है वो क्या है, इज साइक्लिक, इज साइक्लिक। तो आप लोग क्या करोगे, ये जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थ्योरम है और जो हमारा कन्वर्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थ्योरम है इसको कंपेयर करो। यहाँ पे देखो जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थ्योरम है ना, इसमें गिवन में क्या होता है कि ये क्वाड्रिलेटरल ऑलरेडी साइक्लिक है, और हम ये रिजल्ट में बोलते हैं कि अगर कोई भी क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक है तो उसके जो अपोजिट एंगल्स का जो पेयर्स है वो क्या होगा, सप्लीमेंट्री होगा। और कन्वर्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है, कन्वर्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थ्योरम में क्या गिवन होता है हमारे पास कि हमारे पास सपोज करो कि एक कोई क्वाड्रिलेटरल है और उसके जो अपोजिट एंगल्स का जो पेयर है वो क्या है, अगर सप्लीमेंट्री है, तो मतलब वी कैन से, यानी कि हम ये रिजल्ट में बोल सकते हैं कि वो कोई नॉर्मल क्वाड्रिलेटरल नहीं है भाई, वो हमारा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा इसका मतलब क्या कि इस क्वाड्रिलेटरल के जो सारे वर्टाइसेस जो है वो सेम सर्कल के ऊपर लाई करेंगे, ठीक है। तो ये है हमारा कन्वर्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थ्योरम। अब फाइनली हमको क्या करना है, ये हमारा लास्ट थ्योरम देखना है। ये लास्ट थ्योरम देखने के बाद हम लोग दो मेन टॉपिक और करने वाले हैं। दो मेन टॉपिक है, एक तो देखो ये ये जो हमारा 9th पॉइंट है, एक मिनट, हाँ यहाँ पे देखो ये जो 9th पॉइंट है और ये जो 10th पॉइंट है ये हमको देखना है। ये है ना, ये जो 9th और 10th पॉइंट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये 9th और 10th पॉइंट जो है वो निगलेक्ट हो जाते हैं, यानी कि वो छुप जाते हैं। क्यों छुप जाते हैं, क्योंकि इनका जिक्र डायरेक्टली आपकी बुक में रिमेंबर दिस में दिया है, बस रिमेंबर दिस में दिया है, तो ये अच्छी बात नहीं है, तो इसको भी थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे, ठीक है। तो ये एक लास्ट थ्योरम देख लेते हैं। वैसे तो ये थ्योरम जो है मैंने थ्योरम वाली सीरीज में समझा के रखा है, लेकिन फिर भी एक बार बता देती हूँ। यहाँ पे देखो ये थ्योरम जो है वो क्या है, इफ 2 पॉइंट्स on a given line sustain equal angles at 2 distinct points which lie on the same side of the line then the 4 points are concyclic। सच बोल रही हूँ ना, ये जो थ्योरम है ना, ये थ्योरम सच में बहुत ही बहुत बच्चों को बोरिंग लगता है, या ये थ्योरम को उन लोग भाव भी नहीं देते हैं, बहुत बच्चे तो भाव भी नहीं देते हैं, बट कोई बात नहीं, मुझे तो पढ़ाना पड़ेगा, है ना, तो मैं इस थ्योरम को अपने ओन लैंग्वेज में समझाती हूँ। तो यहाँ पे ये थ्योरम क्या बोलता है कि सपोज करो हमारे पास क्या है, एक लाइन है और हमारे पास क्या है कि उस लाइन के ऊपर 2 पॉइंट्स है। तो हमने क्या किया, ये जो लाइन है इसके ऊपर हमने 2 पॉइंट्स ले लिए, दैट इज पॉइंट ए एंड पॉइंट डी, ठीक है। और हमारे पास क्या है, हमारे पास और 2 पॉइंट्स है, और ये दोनों पॉइंट्स जो है वो लाइन के सेम साइड पे लाई करते हैं, ओके।
हमारे पास क्या है, और 2 पॉइंट्स है, और वो दोनों पॉइंट्स कहाँ पे लाई करते हैं, लाइन की सेम साइड पे लाई करते हैं। या तो ये लाइन के ऊपर की तरफ हो गए ये दोनों पॉइंट्स, या तो फिर लाइन की नीचे की तरफ हो गए ये दोनों पॉइंट्स। ठीक है, ये क्लियर है आपको? देखो फिर से बताती हूँ, ये थ्योरम में पहले हमको किस किस की जरूरत है वो बता देती हूँ। सपोज करो हमारे पास एक लाइन है, तो हमने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दी, और इस लाइन के ऊपर 2 पॉइंट्स है, तो हमने 2 पॉइंट्स भी ले लिए, ए और डी। और हमारे पास और 2 पॉइंट्स है, तो वो दोनों पॉइंट्स कहाँ पे होने चाहिए उसका जिक्र यहाँ पे किया है। यहाँ पे देखो क्या बोला है कि वो जो पॉइंट्स है वो लाई करने चाहिए ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइन। सेम साइड ऑफ द लाइन का मतलब है कि लाइन के सेम साइड पे वो दोनों पॉइंट्स लाई करने चाहिए, या तो लाइन के ऊपर की तरफ लाई करेंगे वो दोनों पॉइंट्स, या फिर नीचे की तरफ, लेकिन सेम साइड में होने चाहिए। तो हमने क्या किया, ऊपर की तरफ ले लिए। तो यहाँ पे ये बी पॉइंट ले लेते हैं जैसे यहाँ पे लिखा है, और यहाँ पे हम लोग ये सी पॉइंट ले लेते हैं। ठीक है, तो अगर ये थ्योरम क्या बोलता है कि अगर सपोज करो कि ये जो लाइन के ऊपर हमारे पास ये 2 पॉइंट्स है, तो अगर ये दोनों पॉइंट्स क्या करते हैं, 2 इक्वल एंगल सब्सटेन करते हैं एट पॉइंट बी एंड सी, तो इसका मतलब ये चारों पॉइंट्स जो है वो क्या होंगे, कोन साइक्लिक होंगे। इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब क्या है मैं बताती हूँ। ये जो लाइन है इसके ऊपर ये जो 2 पॉइंट्स है, सपोज करो कि ये 2 पॉइंट्स जो है वो ये जो हमारा पॉइंट बी है इसके ऊपर एक एंगल सब्सटेन करते हैं। एंगल सब्सटेन करते हैं मतलब एंगल बनाते हैं। ठीक है, वैसे ही सपोज करो कि ये जो हमारे 2 पॉइंट्स है, सपोज करो कि ये जो हमारे 2 पॉइंट्स है वो ये जो पॉइंट सी है इसके ऊपर भी क्या करते हैं, एक एंगल बनाते हैं। ओके, तो अगर ये दोनों जो एंगल है वो अगर क्या होते हैं, कॉन्ग्रेंट होते हैं, यानी कि एंगल ए बी डी और एंगल ए सी डी। ओके, यहाँ पे ये इधर पॉइंट है, ठीक है, एंगल ए सी डी। तो अगर ये दोनों एंगल्स क्या है, इक्वल है, तो मतलब हम ये बोल सकते हैं, हम ये रिजल्ट में बोल सकते हैं कि ये जो चारों पॉइंट्स है, दैट इज पॉइंट्स ए बी सी डी जो होंगे वो क्या होंगे, कोन साइक्लिक होंगे। कोन साइक्लिक पॉइंट्स होंगे, इसका मतलब क्या कि ये जो चारों पॉइंट्स है वो सेम सर्कल के ऊपर लाई करेंगे। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? अगर नहीं समझ में आया फिर से बता देती हूँ। सपोज करो कि हमारे पास एक लाइन है, इस लाइन के ऊपर 2 पॉइंट्स है, और हमारे पास क्या है, हमारे पास और 2 पॉइंट्स है, और वो दोनों पॉइंट्स लाइन के एक तरफ है। ओके, एक साइड पे है। तो सपोज करो कि ये दोनों जो हमारे पॉइंट्स है लाइन के ऊपर वो क्या करते हैं, इक्वल एंगल सब्सटेन करते हैं। इक्वल एंगल सब्सटेन करते हैं मतलब इक्वल एंगल बनाते हैं एट पॉइंट बी एंड एट पॉइंट सी। मतलब कि ये दोनों एंगल्स अगर क्या है, इक्वल है, अगर ये दोनों एंगल इक्वल है तो मतलब पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी, ये तीनों पॉइंट ये चारों पॉइंट्स क्या होंगे, कोन साइक्लिक होंगे। कोन साइक्लिक पॉइंट्स होंगे मतलब ये चारों पॉइंट्स जो है वो सेम सर्कल के ऊपर लाई करेंगे। और सपोज करो कि ये जो एंगल है और ये जो एंगल है वो इक्वल नहीं है, मतलब कॉन्ग्रेंट नहीं है, इसका मतलब ये चारों पॉइंट्स जो है वो कोन साइक्लिक नहीं होंगे। ठीक है, तो अगर ये दोनों एंगल्स क्या है, इक्वल है, तो मतलब ये चारों पॉइंट्स जो है वो कोन साइक्लिक होंगे। इसका मतलब बस यही है। ये जो थ्योरम है इसका प्रूफ वगैरह आपको नहीं करना है, बस थोड़ा सा समझ लो अच्छे से। मैंने थ्योरम वाली जो सीरीज है उसमें भी ये जो स्टेटमेंट है इसका वो समझाया है, तो एक बार और समझ लेना इसको। ठीक है, कोन साइक्लिक मतलब समझ में आ गया ना, कि मतलब ये चारों पॉइंट्स जो है वो सेम सर्कल के ऊपर लाई करेंगे। देखो यहाँ पे ये जो चारों पॉइंट्स है ना वो सेम सर्कल के ऊपर लाई कर रहे हैं। ठीक है, मतलब अगर हम लोग सर्कल ड्रॉ करेंगे ना तो वो जो सर्कल है वो ये चारों पॉइंट से पास होगा। ठीक है, कौन साइक्लिक पॉइंट्स होंगे। ठीक है, चलो अभी यहाँ पे देखो ये रिमेंबर दिस है, ये 3.4, ये जो हमारा प्रैक्टिस है 3.4 है ना, उसका ये पूरा रिमेंबर दिस है। तो मैंने आपको इंस्क्राइब्ड एंगल क्या होता है वो बताया था, फिर इसके जो कोरोलरीज है वो बताए थे, है ना, सब कुछ बताया है। देखो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है वो बताया था, और फिर मैंने ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थ्योरम बताया था, कोरोलरीज ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थ्योरम है, और ये सब कुछ बता दिया है मैंने। यानी कि ये पूरे 8 पॉइंट्स आज हमने किए हैं। अब बस आपको ये 9th और 10th पॉइंट बताना है। तो 9th और 10th पॉइंट को बताने के लिए मुझे थोड़ा सा आपके लिए मेहनत करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं आपको 9th पॉइंट समझाऊंगी, यहाँ पे मैं आपको 10th पॉइंट समझाऊंगी, और इसी के साथ हमारा जो 1 शॉट वीडियो है सर्कल लेसन का वो खत्म हो जाएगा। ठीक है,
चलो अब 9th पॉइंट जो है वो क्या बोलता है, 9th पॉइंट जो है इसमें हम लोग जो सर्कल का इंटीरियर एंगल होता है ना उसके मेजर के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, जो सर्कल का इंटीरियर एंगल होता है वो किसके इक्वल होता है वो हम 9th पॉइंट में डिस्कस करने वाले हैं। और जो सर्कल का एक्सटीरियर पॉइंट होता है, एक्सटीरियर मतलब सर्कल के बाहर अगर कोई एंगल है, सर्कल के बाहर अगर कोई एंगल है तो उसका मेजर किसके इक्वल होता है वो हम 10th पॉइंट पे देखेंगे। तो चलो 9th पॉइंट में देखते हैं। 9th पॉइंट देखो क्या है, बहुत सिंपल है। यहाँ पे देखो सपोज करो कि एक सर्कल है और उसके सर्कल के अंदर दो कॉर्ड्स है और वो दोनों कॉर्ड्स क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है हमारे पास, एक कॉर्ड ए बी है, यहाँ पे आप लोग देख लो एक कॉर्ड ए बी है और एक कॉर्ड क्या है, एक कॉर्ड सी डी है। और ये जो दोनों कॉर्ड है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट पॉइंट ई। ओके, एट पॉइंट ई। तो यहाँ पे देखो ये जो दोनों कॉर्ड है और ये दोनों कॉर्ड के इंटरसेक्शन के वजह से यहाँ पे 4 इंटीरियर एंगल फॉर्म्स हुए हैं। जरा सा ध्यान से देखो, 4 इंटीरियर एंगल्स फॉर्म हुए हैं। यहाँ पे देखो एक तो ये वाला एंगल, एक ये वाला एंगल, फिर एक ये वाला एंगल, फिर एक ये वाला एंगल और फिर ये एक ये एंगल। तो यानी कि यहाँ पे 4 इंटीरियर एंगल फॉर्म्स हुए हैं ये दोनों कॉर्ड के इंटरसेक्शन के वजह से। तो ये चारों इंटीरियर एंगल का जो मेजर होगा वो किसके इक्वल होगा वो हम 9th पॉइंट में देख रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग सपोज करो कि इसको नाम दे देते हैं एंगल 1, इसको एंगल 2, इसको एंगल 3, इसको एंगल 4। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं एक बात बता देती हूँ आपको कि यहाँ पे जो एंगल 1 है और ये जो एंगल 3 है ये दोनों एंगल्स कॉन्ग्रेंट हो गए और एंगल 2 और एंगल 4 क्या होगा, कॉन्ग्रेंट होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि आप देख सकते हो कि ये दोनों जो है वो वर्टिकली अपोजिट एंगल है एंड वर्टिकली अपोजिट एंगल्स जो है वो कॉन्ग्रेंट होते हैं। ठीक है, तो एंगल 1 एंड एंगल 3 विल बी कॉन्ग्रेंट बिकॉज दे आर वर्टिकली अपोजिट एंगल। वैसे ही जो एंगल 2 है और जो एंगल 4 है ये भी कॉन्ग्रेंट हो गए बिकॉज दे आर ऑल्सो वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो इतना क्लियर है आपको? ओके, चलो इतना तो आपको क्लियर हो गया। लेकिन अब ये एंगल 1 और 3 जो है ये किसके इक्वल हो गए? तो ये किसके इक्वल हो गए यहाँ पे मैं बता देती हूँ कि ये जो एंगल 1 है और ये जो एंगल 3 है दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, दैट विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ, ये दोनों एंगल की बात कर रही हूँ, एंगल 1 और एंगल 3। एंगल 2 और एंगल 4 का जिक्र बाद में करेंगे। देखो ध्यान से अच्छे से समझेंगे, प्यार से समझेंगे, टेंशन मत लो, सब मिट ट्राई। देखो हैंग हो जाता है ना तभी ये प्रॉब्लम हो जाता है, कोई बात नहीं चलेगा। यहाँ पे मैंने कुछ लिखा था, कॉर्ड ए बी करके कुछ लिखा था, यहाँ पे ये दो कॉर्ड इंटरसेक्ट हो रहे थे एट पॉइंट ई, वो छोड़ो। तो देखो ये जो एंगल 1 है और ये जो एंगल 3 है ये किसके इक्वल हो गए? तो यहाँ पे दिया भी होगा, तो यहाँ पे दिया है, देखो यहाँ पे दिया है, लेकिन मैं आपको मेरे ओन लैंग्वेज में ही समझा देती हूँ कि ये जो एंगल 1 है और ये जो एंगल 3 है दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, हाफ ऑफ सम ऑफ इट्स इंटरसेप्टेड आर्क, सम ऑफ इट्स मेजर ऑफ द इंटरसेप्टेड आर्क। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे देखो ये जो एंगल 1 है इसका इंटरसेप्टेड आर्क कौन सा है, इसका इंटरसेप्टेड आर्क है ये वाला। ठीक है, इंटरसेप्टेड आर्क पता है ना, एंगल की अंदर की साइड में जो आर्क होता है वो इंटरसेप्टेड आर्क होता है, तो भूलना मत। वैसे ये जो एंगल 3 है इसका इंटरसेप्टेड आर्क कौन सा है, ये वाला। ओके, तो ये जो एंगल 1 है और ये जो एंगल 3 है, सबसे पहले तो देखो ये दोनों कॉन्ग्रेंट हो गए। ओके, और ये किसके इक्वल हो गए? तो दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, दैट विल बी इक्वल टू हाफ इनटू सम ऑफ मेजर ऑफ इट्स इंटरसेप्टेड आर्क। इसका मतलब क्या, सम मतलब प्लस करना। अब किसका प्लस करना है, ये दोनों एंगल के इंटरसेप्टेड आर्क का एडिशन करना है। दैट इज यहाँ पे देखो एंगल 1 का इंटरसेप्टेड आर्क कौन सा है, एडी, तो यहाँ पे लिखेंगे मेजर ऑफ द आर्क एडी, और प्लस यहाँ पे देखो ये जो एंगल 3 है इसका इंटरसेप्टेड आर्क कौन सा है, सी डी, तो यहाँ पे लिखेंगे मेजर ऑफ द आर्क सी डी। ओके, क्या लिखेंगे, मेजर ऑफ द आर्क सी डी। एक मिनट, हाँ एक मिनट रफ कर देती हूँ, सी डी। तो ये हमारा फॉर्मूला बन के आ गया। दैट इज हम बोल सकते हैं एंगल 1 मतलब अगर इसको फुल फॉर्म में लिखना है तो ऐसे भी लिख सकते हैं, एंगल ए ई डी। ओके, यहाँ पे लिख देते हैं एंगल ए ई डी जो होगा, एंड जो हमारा एंगल सी ई बी जो होगा, एंगल सी ई बी जो होगा, ये दोनों एंगल्स जो है, यहाँ पे देखो ये दोनों एंगल्स जो है वो किसके इक्वल होंगे, ये दोनों एंगल्स जो है वो किसके इक्वल होंगे,
इनटू ब्रैकेट के अंदर हम लोग लिखेंगे हाफ इनटू ब्रैकेट के अंदर सम ऑफ मेजर ऑफ इट्स इंटरसेप्टेड आर्क। तो ये देखो ये दोनों एंगल के इंटरसेप्टेड आर्क कौन सा है, ये वाला एंड एक ये वाला, दैट इज यहाँ पे आ जाएगा मेजर ऑफ द आर्क AD प्लस मेजर ऑफ द आर्क CB। ये हमारा फॉर्मूला बनता है। वैसे ही अगर देखा जाए ना, एक मिनट मैं थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस क्रिएट कर लेती हूँ, इसको थोड़ा सा नीचे भेज देती हूँ, एक मिनट, थोड़ा सा हैंग हो गया, 2 मिनट, हाँ 1 मिनट। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने एंगल 1 और एंगल 3 का मेजर फाइंड कर दिया है। अगर अभी तक आपको नहीं समझा, टेंशन मत लो, एंगल 2 और एंगल 4 जो है ना, उसका अभी हम लोग क्या करेंगे, मेजर फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे देखो जो एंगल 2 है और जो एंगल 4 है, ये दोनों एंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रेंट हो गए, और इनका मेजर किसके इक्वल होगा, तो दैट इज इक्वल टू हाफ इंटू सम ऑफ इट्स मेजर ऑफ द इंटरसेप्टेड आर्क। तो यहाँ पे देखो ये जो एंगल 2 है, इसका इंटरसेप्टेड आर्क कौन सा है, यहाँ पे देखो एंगल 2 यहाँ पे है, तो इसके अंदर की साइड में कौन सा आर्क है, ये वाला, दैट इज ये इसका इंटरसेप्टेड आर्क है। और एंगल 4 का इंटरसेप्टेड आर्क कौन सा है, ये वाला। ओके, तो हमारा जो फॉर्मूला बन के आ रहा है वो क्या आ रहा है कि एंगल 2 एंड एंगल 4 दैट विल बी इक्वल। नो डाउट कि वो इक्वल होगी बिकॉज वो वर्टिकली अपोजिट एंगल है, लेकिन इनका मेजर किसके इक्वल होगा, तो दैट इज इक्वल टू हाफ इंटू ब्रैकेट के अंदर होगा सम ऑफ इट्स मेजर ऑफ द इंटरसेप्टेड आर्क। अब यहाँ पे देखो एंगल 2 का इंटरसेप्टेड आर्क है AC, तो मेजर ऑफ द आर्क AC प्लस यहाँ पे देखो एंगल 4 का जो इंटरसेप्टेड आर्क है वो है DB, तो यानी कि यहाँ पे आ जाएगा मेजर ऑफ द आर्क DB। तो ये हमारा फॉर्मूला होगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे अभी आपको समझ में आ जाएगा, जैसे कि यहाँ पे किसका जिक्र हो रहा है, एंगल AEC। तो यहाँ पे देखो ये जो एंगल AEC है वो कहाँ पे है, एंगल AEC, मतलब ये एंगल की बात हो रही है। तो ये एंगल का मेजर किसके इक्वल होगा, तो दैट इज इक्वल टू हाफ, और ब्रैकेट के अंदर देखो, ब्रैकेट के अंदर 2 आर्क्स का मेजर लिया है और उनको ऐड किया है, और वो दोनों आर्क कौन से होंगे, तो डेफिनेटली एक आर्क ये होगा और एक आर्क ये होगा, दैट इज मेजर ऑफ द आर्क AC प्लस मेजर ऑफ द आर्क DB, जो मैंने आपको खुद को बताया। मैंने तो इनफैक्ट आपको एडिशन भी बताया है, एडिशनल भी बताया है कि ये वाला जो एंगल है और ये वाला जो एंगल है, ये दोनों भी कॉन्ग्रेंट हो गए। इस एंगल का जिक्र तो यहाँ पे किया भी नहीं है, लेकिन मैंने आपको बता दिया। वैसे यहाँ पे देखो नीचे वाला देखो एंगल CEB, मतलब ये वाला एंगल, तो ये वाला जो एंगल है वो किसके इक्वल होगा, देखो बताओ, मैं पहले तो रफ कर देती हूँ सब। तो यहाँ पे देखो, एक मिनट, फिर से थोड़ा सा हैंग हो गया। यहाँ पे देखो ये जो हमारा एंगल है दैट इज एंगल CEB, तो यहाँ पे देखो ये जो एंगल CEB है वो किसके इक्वल होगा, तो दैट इज इक्वल टू हाफ, और ब्रैकेट के अंदर 2 आर्क के मेजर को ऐड किया है, और वो दोनों आर्क कौन से होंगे, ऑब्वियसली एक ये वाला आर्क और एक ये वाला आर्क, दैट इज मेजर ऑफ द आर्क देखो AD लिया है और मेजर ऑफ द आर्क CB लिया है, जो मैंने आपको बता दिया है। तो यहाँ पे 9th पॉइंट में हम लोग जो हमारा सर्कल होता है ना, उसके इंटीरियर एंगल के मेजर के बारे में हम लोग ने डिस्कस किया कि जब 2 कॉर्ड्स सर्कल के अंदर इंटरसेक्ट करते हैं तो 4 इंटीरियर एंगल फॉर्म होते हैं, और वो चारों इंटीरियर एंगल का मेजर क्या होगा वो मैंने आपको फॉर्मूला के थ्रू बताया। वैसे ही 10th वन देखते हैं। 10th वन हमारा एक्सटीरियर एंगल के बारे में है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल कैसे फॉर्म होता है, तो यहाँ पे देखो जो हमारे सर्कल के जो 2 सीकेंट होते हैं, यानी कि यहाँ पे देखो जब सर्कल के 2 सीकेंट जो है वो क्या करते हैं, सर्कल के बाहर अगर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो एक एक्सटीरियर एंगल फॉर्म होता है। सिर्फ एक एक्सटीरियर एंगल फॉर्म होता है, ज्यादा नहीं, सिर्फ एक एक्सटीरियर एंगल फॉर्म होता है। यहाँ पे ऊपर तो 4 इंटीरियर एंगल फॉर्म हो गए थे, तो थोड़ा सा ऐसा मतलब अरे 4 एंगल के बारे में पढ़ना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे एक ही एक्सटीरियर एंगल फॉर्म होता है। देखो जब 2 सीकेंट सर्कल के बाहर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे तो एक एक्सटीरियर एंगल फॉर्म होता है। तो यहाँ पे देखो जो एंगल BED जो है, एंगल BED जो है वो हमारा एक्सटीरियर एंगल है। एक्सटीरियर का मतलब होता है आउटसाइड, यानी कि यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो ये जो हमारा एंगल है, ये जो एंगल है एंगल BED वो सर्कल के बाहर है ना, इसलिए इसको बोला जाता है एक्सटीरियर एंगल ऑफ सर्कल। तो ये जो एक्सटीरियर एंगल है इसका मेजर किसके इक्वल होगा, तो दैट इज इक्वल टू हाफ ऑफ, ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, हाफ ऑफ
डिफरेंस ऑफ देयर इंटरसेप्टेड आर्क। डिफरेंस मतलब सब्ट्रैक्ट करना है अब हमको, ठीक है। डिफरेंस मतलब सब्ट्रैक्ट करना, सम मतलब प्लस करना। तो यहाँ पे देखो ये जो एक्सटीरियर एंगल होगा ये किसके इक्वल होगा, तो दैट इज इक्वल टू हाफ ऑफ डिफरेंस ऑफ इट्स इंटरसेप्टेड आर्क। तो यानी कि ये जो हमारा एक्सटीरियर एंगल है इसके इंटरसेप्टेड आर्क कौन कौन से है, एक तो ये वाला आर्क और एक ये वाला आर्क। मैंने बताया था ना इंटरसेप्टेड आर्क क्या होता है, एंगल के अंदर की साइड में जो आर्क होता है वो इंटरसेप्टेड आर्क होता है। तो इसके तो दो दो इंटरसेप्टेड आर्क है ना। तो यानी कि अगर हमको ये एक्सटीरियर एंगल को फाइंड करना है तो दैट इज इक्वल टू हाफ ऑफ डिफरेंस ऑफ देयर इंटरसेप्टेड आर्क, डिफरेंस ऑफ इट्स इंटरसेप्टेड आर्क। तो इसके जो इंटरसेप्टेड आर्क है वो है एक ये वाला आर्क और एक ये वाला आर्क। तो ये दोनों आर्क का हमको डिफरेंस लिखना पड़ेगा। तो बड़ा आर्क सबसे पहले लिखेंगे, दैट इज मेजर ऑफ द आर्क बीडी, मेजर ऑफ द आर्क बीडी माइनस क्या करेंगे, मेजर ऑफ द आर्क एसी, मेजर ऑफ द आर्क एसी। तो ये हमारा फॉर्मूला बनके आ रहा है। तो यहाँ पे आपको एग्जाम में कैसा दिया रहेगा पता है, आपको इस आर्क का मेजर दिया रहेगा, आपको इस आर्क का मेजर दिया रहेगा और आपको बोलेंगे कि ये एक्सटीरियर एंगल निकालो, तो आपको ये वाला कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर अभी तक आपको नहीं समझा है तो मैं ऊपर आपको 10वां पॉइंट समझा देती हूँ, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है लेकिन फिर भी एक बार बता देती हूँ। यहाँ पे देखो ये जो एंगल BED जो है, एंगल BED मतलब ये एंगल हमारा एक्सटीरियर एंगल है। दिस इज द एक्सटीरियर एंगल ऑफ दिस सर्कल एंड दैट इज इक्वल टू हाफ ऑफ मतलब मल्टीप्लीकेशन होता है, ठीक है। हाफ ऑफ ब्रैकेट के अंदर क्या होगा, डिफरेंस ऑफ इट्स इंटरसेप्टेड आर्क। तो ये जो हमारा एक्सटीरियर एंगल है इसका इंटरसेप्टेड आर्क कौन सा है, एक तो ये वाला, ये बड़ा वाला इंटरसेप्टेड आर्क है और एक ये छोटा वाला इंटरसेप्टेड आर्क है। तो इन दोनों का डिफरेंस, तो यानी कि इन दोनों का डिफरेंस मतलब क्या कि मेजर ऑफ द आर्क BD माइनस क्या करेंगे, मेजर ऑफ द आर्क AC। तो ये हमारा फॉर्मूला बन के आया। तो आई होप आपको ये जो 9th पॉइंट है और ये जो 10th पॉइंट है वो बहुत ही अच्छे से समझा होगा। एंड मैं बोलना चाहती हूँ कि ये दोनों पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, प्लीज इसको लाइटली मत लेना। अगर नहीं समझ में आता है ना तो मुझे बोला करो, तो मैं कोशिश करूंगी कि मैं और थोड़ा सा स्लो पढ़ाऊं, क्योंकि बहुत बच्चे मुझे बोलते हैं कि आपका वन शॉट बहुत बड़ा हो रहा है। अरे वन शॉट बड़ा क्यों हो रहा है, आप देखो ना इसके कैसे कॉन्सेप्ट्स है, इसके खतरनाक वाले कॉन्सेप्ट्स है। आप चाहते हो कि मैं इसको एक वीडियो में खत्म करूं तो नहीं पॉसिबल होगा बच्चा, ठीक है। तो फिर से एक बार वीडियो देखना, अगर आपको ये 9th और 10th पॉइंट नहीं समझ में आया तो फिर से देखो, बट इसको प्लीज समझना। और आपका होमवर्क क्या है आपको पता है ना, आपके लिए मैं होमवर्क दे रही हूँ। आपको क्या करना है, सबसे पहले इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम, इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम, इसका पूरा थ्योरम आप देखोगे, करना है तो ये थ्योरम करो। उसके बाद इसके दो कोरोलरीज थे, दो कोरोलरीज जो है वो भी मैंने प्रूव किए हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थ्योरम देखना है, फिर कोरोलरी ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थ्योरम देखना है, ठीक है। इसके सारे जो लिंक्स है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। उसके बाद आपको कन्वर्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थ्योरम का प्रूफ मैंने खुद ने भी नहीं कराया है, और जो लास्ट थ्योरम जो देखा था ना हमने, जो खतरनाक वाला था और जो बोरिंग टाइप था, ये वाला किधर गया, हाँ किधर गया, हाँ ये वाला, इसका भी प्रूफ इंपॉर्टेंट नहीं है, इसका भी प्रूफ आपको एग्जाम में नहीं आएगा, ठीक है। तो ये सब आपको एक वीडियो में मिल जाएंगे, एक वीडियो नहीं 2 वीडियो होगा। इंस्क्राइब्ड एंगल के लिए अलग वीडियो है और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के लिए अलग वीडियो है, तो आपको लिंक दोनों की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, देख लेना। और लास्टली मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि प्लीज आप लोग सर्कल लेसन का जो हमारा हैंड रिटन नोट्स है वो भी डाउनलोड कर सकते हो, तो वो मैं आपको बताना चाहती हूँ। तो एक मिनट मैं बताती हूँ। तो यहाँ पे देखो सर्कल के हैंड रिटन नोट्स मैंने आपके लिए बना के रखे हैं। वैसे तो इसका जिक्र मैंने पहले भी बहुत किया है, तो अगर किसी को नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ। मैंने सारे ज्योमेट्री के सारे चैप्टर्स के हैंड रिटन नोट्स आपको दिए हैं, तो प्लीज आप डाउनलोड कर लेना, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक चीज बताना चाहती हूँ मैं, हाँ यहाँ पे देखो जैसा मैंने पढ़ाया है वैसे ही मैंने नोट्स भी बनाए। जैसे कि देखो आज हमने इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम से स्टार्ट किया था, तो यहाँ पे मतलब इंस्क्राइब्ड एंगल के डेफिनेशन से स्टार्ट किया, तो यहाँ पे देखो मैंने बहुत अच्छे से मेंशन किया है कि ये इंस्क्राइब्ड एंगल है। इंटरसेप्टेड आर्क को देखो मैंने हाईलाइट करके बताया है कि ये हमारा इंटरसेप्टेड आर्क है, ये भी हमारा इंटरसेप्टेड आर्क है, ये भी हमारा इंटरसेप्टेड आर्क है, ठीक है। उसके बाद इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम क्या है वो बताया,
फिर कोरोलरीज देखे हमने इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम के, तो सब कुछ मैंने बताया है आपको। तो इस पीडीएफ को अगर डाउनलोड करना है तो लिखा हुआ होगा डिस्क्रिप्शन में कि सर्कल हैंड रिटन नोट्स, तो आप ये डाउनलोड कर लेना। और हो सके तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, बेटर रहता है। वहाँ पे मैं थोड़े से चिट चैट्स वगैरह सब करती हूँ, तो आपको अगर कुछ डाउट वगैरह होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। तो अगर कोई ये वीडियो एंड तक देख रहा है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं बहुत खुश हो जाऊंगी और मैं आपको रिप्लाई भी करूंगी। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड टेक केयर।